हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्विज़ोपीडिया वर्ड। इस वीडियो में हम द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848 पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा कि कैसे फ्रांस में जो मोनार्कियल रूल है वो रिस्टोर हो जाता है और जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं वो अंडरग्राउंड एक्टिव रहते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या होता है कि जो कंजर्वेटिव रिजाइम्स होते हैं, मतलब जो मोनार्कीज़ होती हैं, वो अपनी पावर को कंसोलिडेट यानी कि बढ़ाने की कोशिश करती है। इसके साथ साथ जो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म है ये भी बढ़ता है। और अभी किसके साथ ज़्यादा एसोशिएट हो जाता है? रिवॉल्यूशन के साथ बहुत सारे यूरोप के रीजन्स में, जैसे कि इटालियन और जर्मन स्टेट्स, प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड और पोलैंड में। अब यहाँ क्या होता है, जो ये लिबरल नेशनलिस्ट होते हैं ये रिवॉल्यूशंस करते हैं। इनके अंदर कौन आता है? एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट, जिसके मेंबर्स कौन कौन रहते हैं? प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स और मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस। तो अब सबसे पहला अपहीवल जो होता है फ्रांस में होता है जुलाई 1830 में। बॉर्बन किंग को हटा दिया जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को लाते हैं जिसका नाम था लुइस फिलिप। यहाँ पर मेटरनिक एक स्टेटमेंट कहते हैं, व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ फ्रांस में शुरू होती है और फिर वो पूरे यूरोप में फैल जाती है। जैसे जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ था, इसकी वजह से ब्रुसेल्स में भी रिवॉल्यूशन हुए और जो बेल्जियम है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो नेशनलिस्ट फीलिंग को जिसने मोबिलाइज़ करा एजुकेटेड एलाइट के अंदर, वो था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो एक ग्रीस था वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th सेंचुरी से। तो जो लोग थे वो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और ये स्ट्रगल कब बिगिन हुआ? 1821 में। जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस के अंदर, उनको कहाँ से सपोर्ट मिलता था? एक तो उन ग्रीक से मिलता था जो कि एग्जाइल में थे, और दूसरा वेस्ट यूरोपियन से मिलता था जिनकी एंशिएंट ग्रीक कल्चर के प्रति सिंपथीज थी। पोइट्स और आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने ग्रीस को द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन भी कहा है, और वो लोग भी पब्लिक ओपिनियन में ये मोबिलाइज़ करने के लिए, आइडिया मोबिलाइज़ करने में उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। जैसे कि एक इंग्लिश पोइट थे लॉर्ड ब्रायन, जिन्होंने फंड्स भी ऑर्गेनाइज़ किए। बाद में वो वॉर में भी गए और वॉर में वो फीवर के कारण मर गए 1824 में। फाइनली जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल थी उसने 1832 में ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन रिकग्नाइज कर दिया। इम्पॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। नाउ द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो सिर्फ वॉर्स या टेरिटरीज़ को एक्सपैंड करने से नहीं बढ़ी। कल्चर ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशन का आइडिया देने में। तो यहाँ पर रोमांटिसिज्म क्या है? ये रोमांटिसिज्म का मतलब एक कल्चरल मूवमेंट जिसमें हम एक पर्टिकुलर फॉर्म को डेवलप करके नेशनल सेंटिमेंट्स को भी डेवलप करते हैं। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट और पोइट्स थे वो जनरली जो साइंस और रीज़न ये सारी बातें थी उसे क्रिटिसाइज़ करते थे और कहते थे कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? इमोशन, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग पे। इंट्यूशन मतलब किसी को समझना, मिस्टिकल फीलिंग्स मतलब स्पिरिचुअल फीलिंग्स। तो इनका एफर्ट यही था कि कल्चर की मदद से, कलेक्टिव हेरिटेज की मदद से ये एक नेशन का बेसिस रखना चाहते थे। तो एक रोमांटिक का यहाँ पर हमें एग्जांपल दे रखा है, जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। तो इन्होंने क्या क्लेम करा कि ट्रू जर्मन कल्चर जो था वो कॉमन पीपल के अंदर डिस्कवर करना है। ये फोल्क सॉन्ग, फोल्क पोइट्री और फोल्क डांस ही हैं जो कि ट्रू स्पिरिट है नेशन की और जो इसको पॉपुलराइज कर सकती है। इसलिए उन्होंने बहुत सारे जो फोल्क कल्चर था उसे कलेक्ट करा और रिकॉर्ड करा और नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में एक एसेंशियल भूमिका निभाई उन सब चीज़ों ने। अब इसमें किस चीज़ का पे एम्फेसिस दिया गया? वर्नाक्युलर लैंग्वेज के यूज़ पे और लोकल फोल्कलोर के कलेक्शन पे। क्यों? एक तो इसका रीज़न था कि हमें जो एंशिएंट नेशनल स्पिरिट है उसको रिकवर करना है। दूसरा रीज़न इसका ये था कि उस समय लोग इतने लिटरेट नहीं थे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना आइडिया पहुंचाना था। तो उसके लिए हमें लोकल लैंग्वेज और लोकल फोल्कलोर का यूज़ करना पड़ा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर ये मैसेज दे सकें। अब हमें पोलैंड का एग्जांपल दे रखा है कि जो पोलैंड था 18th सेंचुरी में वो पार्टीशन हो रखा था उसका, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया में।
तो जो पोलैंड था वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उन सब के अंदर एक नेशनल फीलिंग थी। किस वजह से? म्यूज़िक और लैंग्वेज की वजह से उनके अंदर अभी भी नेशनल फीलिंग्स अलाइव थी। लैंग्वेज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। जो रशियन ऑक्यूपेशन था उसने पोलिश लैंग्वेज को फोर्स करा कि वो उसे हटा दिया जाए और रशियन लैंग्वेज को ही यूज़ किया जाए। लोगों ने क्या करा, उसको अपोज करा। ऑफकोर्स पोलिश लोगों ने अपोज करा और उनके जो रेबिलियन था उसको रशियन लोगों ने क्रश भी कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि जो क्लर्जी मेंबर्स थे पोलैंड के, उन्होंने इस चीज़ को और ज़्यादा यूज़ करा, पोलिश लैंग्वेज को एक रेसिस्टेंस दिखाने के लिए। चर्च की गैदरिंग्स होती थी, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होते थे, इस सब में पॉलिश ही यूज़ होता था। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो प्रीस्ट थे और जो बिशप्स थे, इन सबको जेल में डाला गया, इन्हें साइबेरिया भेजा गया रशियन अथॉरिटीज़ द्वारा पनिशमेंट के तौर पे। तो ये जो यूज़ ऑफ पॉलिश जो था, ये एक सिंबल बन गया स्ट्रगल का अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। तो 1830 से क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक हार्डशिप थी यूरोप में वो बढ़ गई, क्योंकि जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज़ हो गई। अब जॉब्स लेने वाले ज़्यादा थे और जॉब्स थी कम। रूरल एरिया से लोग शहरों में आ रहे थे, शहरों में जगह नहीं थी, लोग ओवर क्राउडेड स्लम्स में रह रहे थे। छोटे प्रोड्यूसर्स को स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ा था उन गुड्स से जो कि इंग्लैंड से एक्सपोर्ट हो रहा था। और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो इंग्लैंड में पूरे कॉन्टिनेंट के इंडस्ट्रियलाइजेशन से ज़्यादा था। तो और इसका जो इफ़ेक्ट था वो टेक्सटाइल प्रोडक्शन पे भी था, क्योंकि मेनली जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो वहाँ होते थे वो लोकली घरों पे या वर्कशॉप में होते थे, जिसमें मशीन्स इतनी यूज़ नहीं होती थी। तो ये जो चीप मशीन मेड गुड आ रहा था, इसका स्टिफ कंपटीशन इन लोगों को भी करना पड़ा। साथ ही साथ जो यूरोप में जहाँ एरिस्टोक्रेसी थी, वहाँ पीजेंट्स को भी स्ट्रगल करना पड़ा। फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशन का बर्डन उनके ऊपर था। खाने का प्राइस बढ़ा, हार्वेस्ट बैड हुई, और इसकी वजह से क्या हुआ, पॉपुलिज्म आ गया। पॉपुलिज्म मतलब पॉवर्टी आ गई टाउन्स और कंट्री में। अब 1848 भी एक ऐसे ही साल था। फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई कि लोगों को, पेरिस के जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए, और लुइस फिलिप जो था उसको इतना मजबूर कर दिया कि उसे भागना पड़ा। अब उसके भागने के बाद एक नेशनल असेंबली बनी, रिपब्लिक ग्रांट हुआ, रिपब्लिक नेशन बना फ्रांस, और वहाँ सफरेज मिला सारे अडल्ट मेल्स को, मतलब राइट टू वोट मिला अबाउट 21 अडल्ट मेल्स को। साथ ही साथ उन्हें गारंटी दी गई कि उन्हें राइट टू वर्क, उन्हें काम मिलेगा। इसके लिए वर्कशॉप्स खोली गई। अब यहाँ पर हमें एक स्टोरी दे रखी है 1845 की, सिलेसिया के वीवर्स की। एक रिवॉल्ट करा था उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट, जो कि उन्हें गुड्स प्रोवाइड करते थे और उनसे पूरा बनाया हुआ ऑर्डर ख़रीदते थे। तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे ये बहुत ही सस्ते में उस सामान को ख़रीदते थे। अब यहाँ पर विलियम वोल्फ एक जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने अपने जर्नल में लिखा है, डिस्क्राइब किया इस इवेंट को, कि ये जो विलेज है इसमें 18,000 इनहेबिटेंट्स हैं और ये लोग बहुत ही मिजरीज में जी रहे हैं। इनकी जो कंडीशन है उसका एडवांटेज लिया जा रहा है, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो गुड्स की प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं। तो 4 जून 2 PM को क्या होता है कि एक लार्ज क्राउड आती है वीवर्स की अपने घरों से, और ये लोग जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर की मैंशन में हायर वेजेस की डिमांड को लेकर के। वहाँ उन्हें जब स्कॉट्स और थ्रेट्स मिलते हैं, मतलब उन्हें डराया धमकाया जाता है, तो कुछ लोगों को गुस्सा आ जाता है, घरों के अंदर जा कर के तोड़ फोड़ करने लगते हैं। इससे जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो अपनी फैमिली के साथ भाग जाता है नेबरिंग विलेजेस में, लेकिन वहाँ कोई उन्हें शेल्टर नहीं देता है। फिर 24 घंटे के अंदर वो दोबारा आर्मी को लेकर के आता है, और वहाँ जो कुछ भी होता है उसके बाद जो 11 वीवर्स हो जाते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। अब 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो जहाँ एक तरफ पुअर, अनएम्प्लॉयड और स्टार्विंग पीजेंट्स का रिवॉल्यूशन चल रहा था, उसी के पैरेलल एक और रिवॉल्यूशन शुरू हुआ 1848 में, जो कि किसने लीड किया, एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, फरवरी 1848 में फ्रांस में जो रिपब्लिक बेस्ड यूनिवर्सल मेल सफरेज हुआ था, इससे इंस्पायर हुए। अब इन कंट्रीज़ में जहाँ इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स भी नहीं थे, जो अभी तक किसके अंडर में थे, एम्पायर्स के, किंगडम्स के अंडर में थे, तो यहाँ इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की और नेशनल यूनिफिकेशन की डिमांड की। तो जर्मन रीजन्स में एक लार्ज प्रोपोर्शन में जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, उनके जो मेंबर थे वो कौन थे, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और प्रॉस्परस आर्टिसंस। ये सारे इकट्ठा होकर के फ्रैंकफर्ट में आते हैं,
ये वोट करते हैं जर्मन नेशनल असेंबली में। यहाँ 831 रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं 18 में 1848 को। ये सब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाते हैं, वहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन फिर वो जब किंग को दिखाते हैं, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, तो वो इसे रिजेक्ट कर लेता है और बाकी मोनार्क्स के साथ हाथ मिला करके ये इस पूरी इलेक्टेड असेंबली को अपोज करने लगता है। तो अब जैसे जैसे एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री जो थी वो स्ट्रॉन्ग बन रही थी, जो सोशल बेसिस था, मतलब जिस वजह से इन्होंने ये पार्लियामेंट बनाया था वो इरोड हो रहा था, वो बेसिस मतलब ख़त्म हो रहा था, क्योंकि अब इसमें मिडिल क्लास ज़्यादा थे, ये लोग डोमिनेट करने लगे, ये वर्कर्स और आर्टिसंस की डिमांड को रेसिस्ट करने लगे और इसकी मदद और इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने उनका सपोर्ट खो दिया। आखिर में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, ट्रूप्स को बुलाया गया और उन्हें अपने जो पार्लियामेंट था उसे छोड़ करके जाना पड़ा। यहाँ पर एक और इशू आ जाता है कि जो पॉलिटिकल राइट्स थी उस समय वो विमेन को नहीं दी जाती थी। वो एक कंट्रोवर्शियल एक इशू था वहाँ पर, क्योंकि जो विमेन थी वो बहुत लार्जली पार्टिसिपेट कर रही थी और जो विमेन थी वो पॉलिटिकल एसोसिएशन बना रही थी, उन्होंने बहुत से न्यूज़पेपर्स को भी छापा, उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशंस में भी पार्ट लिया। और इस सब के बावजूद भी जब यहाँ फ्रैंकफर्ट में पार्लियामेंट जब कन्वेंट हुआ, जब वहाँ सबको बुलाया गया, तो जो विमेन थी वो केवल ऑब्जर्वर्स बन करके रही विजिटर्स गैलरी पे। इवन उनके जो सफरेज राइट थी, मतलब राइट टू वोट था, वो भी उन्हें नहीं दिया जाता था। अब जब कंजर्वेटिव फोर्सेस जो थी वो लिबरल मूवमेंट्स को सप्रेस तो कर रही थी, लेकिन उन्हें ये रियलाइज़ हो गया था कि सप्रेस करने से वो जो पुराना ऑर्डर था, जिस तरीके से सब कुछ चल रहा था, वो नहीं होगा। तो मोनार्क्स को लगा कि जो साइकिल ऑफ रिवॉल्यूशन है, रिप्रेशन है, ये चलती जाएगी, इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि इन लोगों को कुछ कंसेशन, कुछ मतलब थोड़ी छूट दे दी जाए। तो इन्होंने क्या किया, 1848 में मोनार्कीज़ ने इन्होंने सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में कुछ ऐसे चेंजेस लाए जो कि वेस्टर्न यूरोप में, मतलब फ्रांस में 1815 से पहले ही आ गए थे। मतलब जो नेपोलियन जो चेंजेस लाया था, कुछ चेंजेस को उन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस करा अपने स्टेट्स में भी, जैसे कि सर्फडम और बॉन्डेड लेबर जो था अबॉलिश हो गया था हैब्सबर्ग डोमिनियन में और रशिया में। जो हैब्सबर्ग रूलर्स थे उन्होंने जो हंगेरियंस थे, मतलब जो हंगरी के निवासी थे, उनको ऑटोनॉमी दी, ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम दी 1867 में। तो ये टॉपिक बस इतना ही है, बाकी के टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।